नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है और बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पेपर सेकंड है जिसका यूनिट 1 अपन स्टार्ट कर चुके हैं उसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। और आज इसमें जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एक तो वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाहा हिंदी के अंदर अपन बच्चों बात करते हैं, क्योंकि ये जो किताब है अपने पास पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जिसको अपन कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय, इसमें विद्युत और चुंबकीय इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे अपन। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ स्टार्टिंग अपने को मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पहले भी वीडियो लेक्चर आपने सदिश वेक्टर और अदिश वेक्टर के बारे में देखा होगा और उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश वेक्टर क्या होते हैं, अदिश वेक्टर क्या होते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकाला जा सकता है अपन ने, और अगर कोई ग्रेडियंट पे कोई एग्जांपल दे रखा हो या कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो तो उसको अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर फ्लक्स को बच्चों समझने के लिए कि वेक्टर फ्लक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है आपके सामने। और उसमें ये माना है कि अपने पास माना कि एक कोई नदी बह रही है, कोई रिवर है और उस रिवर बह रही है, मतलब पानी का फ्लो हो रहा है लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन के अंदर। इस नदी ये जो बह रही है इसकी वेलोसिटी है अपने पास v और वेक्टर v जो है इसके वेग की वेलोसिटी को बता रहा है। इस बहते वाली नदी के अंदर अपन ने कोई एक फ्रेम बनाया, कोई भी सिंपल फ्रेम, जैसे आयरन का एक वायर के द्वारा अपन ने एक फ्रेम बना लें अपन, और ऐसा फ्रेम जिसमें बीच में होलो हो और उसमें से पानी निकल सके। तो एक तार लेके एक फ्रेम बना लिया अपन ने और इस फ्रेम को मैंने अपन ने यहाँ बताया है, और इस फ्रेम का जो क्षेत्रफल सदिश है उसको अपन ने वेक्टर ए से बताया है अपन ने। अगर फ्रेम की इस नदी के पानी के बहने की दिशा के साथ 3 स्थितियाँ अपन ने यहाँ कंसिडर की है। पहली स्थिति ए, जिसके अंदर अपन ने ये माना है कि फ्रेम इस तरह से रखा हुआ है इस नदी के पानी में कि इसमें से मैक्सिमम पानी होकर बाहर निकल सके। ये तभी पॉसिबल है जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की एक ही डायरेक्शन हो। जो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन है वो क्षेत्रफल के तल के लंबवत चलती है, तो दोनों की एक ही डायरेक्शन हो। उस केस के अंदर इस फ्रेम के अंदर से मैक्सिमम पानी जो है प्रवाहित होगा। दूसरी स्थिति के अंदर अगर फ्रेम की स्थिति ऐसी कर दी जाए कि नदी के जो फ्रेम का तल है वो नदी के बहने वाली दिशा के समांतर हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो नदी का वेग है v और जो सदिश क्षेत्रफल है वेक्टर a, दोनों के बीच में एक कोण बनेगा जिसको कि अपन बच्चों 90 डिग्री का एंगल के नाम से जानते हैं, जैसा कि चित्र b के अंदर यहाँ बताया है। इस अवस्था के अंदर अपन जानते हैं कि फ्रेम के अंदर से होके पानी बहेगा नहीं, या तो फ्रेम के ऊपर से निकल जाएगा या फ्रेम के नीचे से निकल जाएगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो नदी के बहने की जो पानी के बहने की जो दिशा है वेग की, उससे अगर क्षेत्रफल सदिश कोई एक एंगल बना ले, माना कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई थीटा एंगल बना रहा है ये फ्रेम, इस अवस्था के अंदर इसमें से बहने वाले पानी को अपन Q इजिकल टू उसकी जो दर है उसको VA cos थीटा के द्वारा अपन बता सकते हैं। यहाँ VA cos थीटा इसलिए लिया क्योंकि इससे बाकी की A और B वाली जो स्थितियाँ हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं। कैसे? यहाँ ये देखो, अगर थीटा 90 डिग्री आ जाता है तो B स्थिति मिलती है अपने को Q इजिकल टू 0, क्योंकि cos 90 का मतलब क्या हो जाता है 0। अगर थीटा अपने पास 0 डिग्री मिलता है तो उस अवस्था के अंदर Q इजिकल टू VA cos 0, और cos 0 का मान बच्चों होता है 1, इसलिए Q इजिकल टू VA। इससे अपन ये कह सकते हैं कि फ्रेम से निर्गत प्रति सेकंड जो पानी की मात्रा है एक्चुअली में पानी का फ्लक्स कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये अनुभव हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स का मतलब क्या है। यहाँ जो एग्जाम्पल है, यहाँ पानी की मात्रा, कौन सी पानी की मात्रा? जो फ्रेम के अंदर से होके बह रही है, बाहर से नहीं, जो अंदर से होके बह रही है वो पानी की मात्रा जो है यहाँ इसके लिए फ्लक्स कहलाता है।
तो इस तरह से ये उपरोक्त परिभाषा को ऐसे सदिश क्षेत्रों के लिए हम काम में ले सकते हैं जिनको बल रेखाओं के द्वारा बताया जा सकता हो। और बल रेखाओं के द्वारा अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र को भी बता सकते हैं, अपन चुंबकीय क्षेत्र को भी बता सकते हैं। तो इसको बताने के लिए अपन ने ये माना कि ये कोई अगर विद्युत फ्लक्स है जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो उसको उपरोक्त की परिभाषा के द्वारा अगर अपन देखें तो वहाँ भी जो है Q = VA cos थीटा आता है। इसका मतलब Q = वेक्टर V डॉट A डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों का cos थीटा देता है। तो इसी तरह अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ E ले लें, क्षेत्रफल तो dA ले रहे हैं अपन, तो उस अवस्था में जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान d phi = वेक्टर E डॉट dA होगा, जैसा कि समीकरण 1 में बच्चों अपन ने बताया। अगर ये एक सिंपल हो गया। अगर मान लें अपने पास कोई सरफेस है, सतह है कोई S, जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, इस सतह को बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों में मैंने बांट दिया। एक क्षेत्रफल लिया डी कोई आयत वाला जिसका क्षेत्रफल सदिश DAI है, क्षेत्रफल है, और कोई वेक्टर है जिसको अपन ने वेक्टर A से मान लिया, कोई सदिश वेक्टर। अगर अपन इसका टोटल फ्लक्स का मान अगर अपन निकालें तो बच्चों अपन क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे भाग बनाए गए हैं इन सब में से निकलने वाले फ्लक्स का मान निकालेंगे और उन सब का समेशन करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको अपन यहाँ बताया है, जो नीचे समीकरण जो 2 के ऊपर लिखी गई है कि phi = लिमिट DA टेंड्स टू 0 बट इज़ नॉट इक्वल टू 0 समेशन d phi। और इसको अपन इस तरह से d phi की वैल्यू रखते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं अगर ये क्षेत्रफल बहुत छोटे हों, अनकाउंटेबल, उस अवस्था के अंदर इस समेशन को अपन इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं, समाकलन में, और अपने को सेकंड समीकरण मिलती है phi = S इंटीग्रेशन सरफेस के रेस्पेक्ट में, इसलिए S लगा दिया, और वेक्टर A डॉट DA। ये सेकंड समीकरण। फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स कौन सा है बच्चों? जो सरफेस एस में से निकल कर आ रहा है। यहाँ मैंने ये भी बताया दोबारा कि वेक्टर ए कोई सदिश क्षेत्र है, DA सदिश क्षेत्रफल का अल्पांश है, d phi अल्पांश क्षेत्रफल DA से निर्गत फ्लक्स का मान है, विद्युत फ्लक्स का, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र कंसिडर कर रहे हैं अपन। फाई जो है पृष्ठ एस से निर्गत कुछ फ्लक्स के मान को बताता है। तो इस तरह से अपन यहाँ वेक्टर फ्लक्स को बता सकते हैं, फ्लक्स के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। इसी में एक छोटी सी बात और मैंने आगे बताई है आपको कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस देखें, उसको अपन इस समीकरण 3 के द्वारा बताते हैं कि डाइवर्जेंस A = वेक्टर A लिमिट dV आयतन को बताता है, विच विल बी इक्वल टू विच टेंस टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, और बड़े ब्रैकेट के बाद 1/dV इंटीग्रेशन, इसको पूर्णतः समाकलन बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर A डॉट DA। ये समीकरण 3। समीकरण 3 के द्वारा सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को बताया जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, इसी समीकरण को आप देख लोगे तो परिभाषा अपना आप आ जाएगी। जैसे ये समीकरण 3 में क्या कह रहे हैं अपन कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन, क्योंकि 1/dV है तो प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, और इसे हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस के नाम से बताते हैं। तो ये इसके अंदर सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को अपन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फिर आगे मैंने यहाँ डिफाइन किया है आपको कि सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है इसका मतलब क्या है, भौतिक मतलब क्या है, व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड्स का। तो इसको समझाने के लिए यहाँ 2 डायग्राम मैंने बताए, डायग्राम ए, डायग्राम बी। डायग्राम ए के अंदर कोई आवेश लिख दिया, मान लो पॉजिटिव आवेश चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव आवेश से जो विद्युत बल रेखा है वो बाहर के साइड में निकलेगी, इसको चार्ज से बाहर जाती हुई। दूसरे चित्र के अंदर एक नेगेटिव आवेश है और यहाँ विद्युत बल रेखा है बाहर से अंदर आती हुई आएंगी, क्योंकि अपन जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो चलती हैं।
ये जो चित्र 1 है इसको अपन ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो ये एक तरह से सोर्स की तरह काम कर रहा है, जिससे अपन कुछ ले रहे हैं, जिससे अपने को कुछ मिल रहा है। जो चित्र 2 है ये एक तरह से सिंक की तरह काम कर रहा है, जो बाहर से कुछ अंदर ले रहा है अपने लिए। तो इसमें जो चित्र 1 है, उस चित्र 1 में जो इसका डाइवर्जेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर डाइवर्जेंस है, विद्युत क्षेत्र डाइवर्जेंस ऑफ ई है पॉजिटिव है, इसका मतलब विद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है, और डाइवर्जेंस ई इक्वल टू नेगेटिव है तो विद्युत बल रेखा अंदर आ रही है। आप ये भी पूछ सकते हो अगर डाइवर्जेंस 0 है तो इसका मतलब न तो वहाँ कोई सोर्स है न कोई सिंक्स है, या प्लस माइनस दोनों है, तो जितनी बाहर निकल रही है उतनी अंदर आ रही है, तो नेट क्या आएगा अपने पास 0 आ जाता है। इन सब से अपन कह सकते हैं, इससे डाइवर्जेंस v इक्वल टू 0 से अपन डाइवर्जेंस अगर 0 है किसी का, तो उस केस के अंदर अगर डाइवर्जेंस 0 लगाएं अपन ई का लगाएं या किसी और क्षेत्र का लगाएं, तो ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस 0 के बराबर होता है उन्हें परिनाली का सदिश या सोलोनोइडल वेक्टर भी कहते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र बी भी एक परिनाली का सदिश क्षेत्र होता है, क्योंकि इसकी बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, जितनी क्षेत्र में आती है उतनी ही बाहर निकल जाती है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं। अब ग्रेडियंट का एक फार्मूला, एक एग्जांपल मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया आपको कि एक क्वेश्चन लिखा है कि फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ग्रेडियंट फाई का मान बिंदु 1 2 3 पे कितना होगा। ये जो बिंदु 1 2 3 है ये एक्स वाई जेड को बता रहे हो। अगर सॉल्यूशन लिखना हो मेरे को तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ग्रेडियंट ले लिया दोनों तरफ, और ग्रेडियंट फाई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट समीकरण फाई की वैल्यूज़ रख दी और इसका अवकलन किया, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2x, बाकी के सापेक्ष 0, इसी तरह वाई स्क्वायर का, इसी तरह जेड स्क्वायर का। और 1 2 3 बिंदुओं पे निकालना है, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 3 रख देंगे, तो ग्रेडियंट फाई का मान आ जाता है, जिसको अपन 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल और छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें आते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो क्वेश्चंस पेपर बनता है वो छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐड करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है, इसलिए कोई भी छोटा टॉपिक हो अपने को छोड़ना नहीं है, सबको ही पढ़ना है।